उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, हौसलों से भरी जाती है। जो सपनों पर यकीन रखे वही मंजिल तक पहुंच पाती है। आंधियाँ लाख रोके फिर भी कदम नहीं थमते, क्योंकि उड़ान वाले आसमान नहीं इतिहास रचते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम हमारे स्पेक्ट्रम के पहले चैप्टर में पुर्तगाली और डच के बाद तीसरे व्यापारी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वो है अंग्रेज। किस प्रकार अंग्रेज़ों का आगमन भारत में होता है और उसके बाद इनकी क्या क्या प्रतिक्रिया रहती है भारत में, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति का यहाँ पर विस्तार होता है और अंत में इनका यहाँ पे कैसे पतन होता है और हमारा देश आज़ाद होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ था? अगर देखा जाए तो भारत में पुर्तगाली और डच जितने व्यापारी थे, इनके बाद तीसरे नंबर में आते हैं यूरोपीय वासियों में अंग्रेज। जितने भी यूरोपीय वासी थे, इनकी तुलना में देखा जाए तो जो अंग्रेज है ये बहुत ही पीछे आते हैं। लेकिन पीछे आने के बाद भी वो यहाँ पर देखा जाए तो भारत में 200 वर्षों तक अपना शासन स्थापित किए थे। हमारा भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में 200 वर्षों तक रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जब एक ऐसा व्यापारी जो बहुत ही पीछे आया हो और सबसे अंत में जाता हो। जितने भी व्यापारी आए थे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिस, ये सारे लोग भारत में आए, व्यापार किए, लड़े, उसके बाद चले गए, परंतु उनका शासनकाल उतना लंबा नहीं था। अंग्रेज आने के बाद इतना प्रतिक्रिया रूप में यहाँ पे रहे, शोषण किया लोगों का, पूरा अत्याचार किया, उसके बाद 200 वर्षों के बाद गए। इसकी अगर देखा जाए महत्वपूर्ण कारकों को, तो उसमें है इनकी कुछ अनुशासन संबंधी बातें। अंग्रेज सैनिक बहुत ही ज़्यादा अनुशासित थे, अपने कार्यों के प्रति यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही वफादार थे। दूसरी, उनकी कंपनी स्वतंत्र थी, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं था सरकार के द्वारा। तीसरा, देखा जाए तो वे वेतन के रूप में उनके पास अच्छा खासा वेतन मिलता था। वे अपने सरकार से बहुत ही खुश थे और इन्हीं कारणों से वे अपने पूरा ध्यान को भारत में लगाए और भारत की कमजोरियों को खोजना शुरू किया। जितने व्यापारी आए थे उन्होंने केवल व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया और ज़्यादा हो सके तो उन्होंने भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में कब्जा किया था। परंतु अंग्रेज यहाँ पे आए, तुरंत उन्होंने यहाँ पे कब्जा करना शुरू नहीं किया था। पहले तो उन्होंने यहाँ पे लोगों को समझा, लोगों की यहाँ पे जो भी आंतरिक कमजोरियाँ हैं उसे उजागर करने की कोशिश की। भारत में उन्होंने देखा कि किस प्रकार लोग एक दूसरे से यहाँ पे रहते हैं, कैसे उनका यहाँ पे संबंध है। उन्होंने ऐसा पाया कि भारत में जितने भी राजा हैं उनके बीच में कूटनीति चाल चली जा सकती है, आपस में उन्हें लड़ाया जा सकता है, और यही सब कारण था कि कूटनीति के जरिए ही इतनी बड़ी विशाल भारत को उन्होंने अनेक टुकड़ों में बांट दिया। हमारा भारत आज भले ही एक साथ है, परंतु जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय उन्होंने अनेक प्रांतों में से बांटा था। अलग अलग रियासतें यहाँ पे जन्म लेने लगी थी और देखा जाए तो पूरा भारत टुकड़ों में बँट चुका था। और ये अंत में 1947 के बाद ये फिर से एकजुट होता है, लेकिन उसकी जो यहाँ पे प्रक्रिया है बहुत ही लंबी रहती है। तो आइए हम समझते हैं पुर्तगालियों के बाद तीसरी सबसे महान शक्ति अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज जो है ये यूरोपीय शक्तियों में तीसरे नंबर पे आते हैं। उनका यहाँ पे उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था। शुरू में तो ऐसा माना जाता है कि व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु धीरे धीरे उनकी यहाँ पे मंशा जो है वो बदल जाती है और ये मंशा अंत में राजनीति और सैन्य प्रभुता स्थापित करने की होती है। भारत में वे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक संगठन एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य में बदल गया। एक छोटा सा ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और ये कंपनी ने पूरे भारत को यहाँ पर बदल के रख दिया। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? अन्य यूरोपीय वासी व्यापार करने के लिए आए थे, उन्हीं के समान अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए आए थे। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो उनकी यहाँ पे कुछ चाल थी, जैसे कि ईसाई धर्म का प्रचार करना। वे चाहते थे कि भारत के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दे, उनके अंदर पश्चिमी शिक्षाओं का विस्तार करे और यहाँ पे एक ऐसे लोगों को विकसित करे जो यहाँ पर शरीर से तो भारतीय हो, लेकिन मन और तन से देखा जाए तो वो एक ब्रिटिश बन जाए।
ताकि उनको अपना यहाँ पे एक सहायक के रूप में नौकर मिल सके, सही मायने में देखा जाए तो सबसे पहले भारत में आए थे वे व्यापार करने। मसाला भारत का यहाँ पे प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में एक था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूरोपीय वासी थे ये कच्चा मीट खाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जो भोजन था वो कच्चा मीट ज़्यादा था, तो वे कच्चे मीट को उबाल करके खाते थे, और जब शुरू में वे खाते थे तो वो उतना टेस्टी नहीं होता था। लेकिन उन्होंने देखा कि जब भारत के मसालों को कच्चा मीट में जब डाल के खाया जाता है, उबाला हुआ मीट के अंदर में, तो वो मीट का टेस्ट बदल जाता है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो उनकी ये लालच भी आई कि इतना अच्छा मसाला जो उनके भोजन को इतना स्वादिष्ट बना देता है, तो फिर उनकी लालच बढ़ गई और वे भारत में आए व्यापार करने के लिए। मसालों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। धीरे धीरे वे सूती और रेशमी कपड़ों को भी अपना व्यापारिक स्रोत बना लिए, क्योंकि यूरोप में भारत की जो सूती वस्त्र है और रेशमी वस्त्र, इसकी मांग बहुत होती थी। भारत का जो कपड़ा होता था ये बहुत ही मजबूत और यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंटेड होता था, अच्छी क्वालिटी का होता था, और इन सारे कुछ यहाँ पे इसकी विशेषताओं की वजह से मांग भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। अरब और पुर्तगाली व्यापारियों के एक अधिकार को समाप्त करना चाहते थे। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जब पुर्तगाली आते हैं तो उनका भी संघर्ष होता है इटली के लोगों के साथ में और अरब के लोगों के साथ में। इटली लंबे समय तक पूरे भारत का यहाँ पर देखा जाए पश्चिमी भाग वाले इलाकों में, पूर्वी भाग वाले इलाकों में एक अधिकार स्थापित किया हुआ था। ऐसा माना जाता था कि इटली जो है इन सारे वस्तुओं को जा कर के यहाँ पे यूरोप के जो भी लोग होते थे उनके तक पहुँचाता था, और पूरा इटली जो है अपना एक अधिकार स्थापित किया था, और जो अरब वासी है उनका भी एक अधिकार था। लेकिन यहाँ पे कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, उसके बाद जो है ये एक अधिकार यहाँ पे थोड़ा सा बाधित हो जाता है और यूरोपीय वासी और भारत के बीच में संपर्क बाधित होता है, और ये बाधा जो है इनकी सोच को बदल दिया। अब वे चाहते थे कि अपना यहाँ पे अलग ही व्यापार संगठन बनाए। वे इटली के एक अधिकार को तोड़ना चाहते थे, और यही कारण बना कि वे पूरा जितने भी पूर्वीवासी के लोग हैं उनके तरफ आने लगे। पूर्वी देशों के साथ में सीधे संपर्क करना उनका यहाँ पे उद्देश्य बन गया, और फिर बाद में ये व्यापार का उद्देश्य राजनीतिक शक्ति और साम्राज्य शक्ति में बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल यहाँ पे चार्टर प्रदान किया था। अब ये रॉयल चार्टर क्या है? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था। जो यहाँ पे महारानी थी उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूर्वी इलाकों में जाओ, और सिर्फ 15 सालों के लिए ही उन्हें मिला था। लेकिन यहाँ पे ये रणनीति बदल जाती है। कुछ समय के बाद उन्हें अनिश्चित काल के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। कंपनी को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का अनुमति मिल गया। कंपनी एक निजी व्यापारिक संस्था थी, लेकिन उसे शाही संरक्षण प्राप्त था। भारत में अंग्रेज़ों का पहला आगमन 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा यहाँ पर सूरत में अंग्रेज़ों का आगमन होता है, और उस समय भारत में मुग़ल सम्राट जहांगीर का शासन था। हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जा कर के व्यापार की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण उन्हें तत्काल सफलता नहीं मिली। पुर्तगाली और यहाँ पे देखा जाए तो जो डच थे, ये हॉकिंस को जहांगीर से मिलने नहीं दिए थे, और यही कारण था कि सफल जो है अपनी यहाँ पे उद्देश्य में नहीं हो पाए। फिर होता है सवाली का युद्ध 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में सवाली का युद्ध होता है, और इस युद्ध में पुर्तगाली हार जाती है और अंग्रेज़ यहाँ पे जीतती है। अंग्रेज़ों की नौ सैनिक शक्ति यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, इसलिए यहाँ पे यूरोपीय वासी में अंग्रेज़ जो है ये ज़्यादा यहाँ पे शक्तिशाली माने गए। सवाली का जो युद्ध था, इस युद्ध में जैसे ही अंग्रेज़ जीतते हैं, मुग़ल का विश्वास उन्हें मिल जाता है। जहांगीर उनसे खुश हो जाते हैं, और ये खुशी फिर उनकी यहाँ पे जो भी उद्देश्य थी उसे पूरा करने में सहायता करती है।
अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधाएं मिलने लगी थी। यहीं से स्टार्ट होता है अंग्रेज़ों की शक्ति का विस्तार। सर थॉमस रो का आगमन 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था, व्यापार की आधिकारिक जो अनुमति थी उसे प्राप्त करने के लिए। मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति थॉमस रो को मिल गई और अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने लगी। अंग्रेज़ों ने भारत के अनेक स्थानों पर अपना फैक्ट्री को यहाँ पे खोला था, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो सूरत में 1613 ईस्वी में भारत की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में खोली गई। उसके बाद फिर मद्रास में स्थानीय नायक शासक से भूमि लेकर के पोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था। फिर बम्बई में 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ में हो जाता है और दहेज में उन्हें बम्बई मिलता है। और यही ऐसा होता है कि इस बम्बई में फिर उनकी शक्ति स्थापित होती है। बम्बई को राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था कुछ यहाँ पे मुनाफों के साथ में। फिर आता है कलकत्ता। जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की थी और बाद में फिर यहाँ पर पोर्ट विलियम बनाया गया था। अंग्रेज़ों के पास 3 मुख्य बहुत ही प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल। बाद में बंगाल जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर में बंगाल इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी कैसे बनता है। बंगाल अंग्रेज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी बनता है और इसका कारण है बंगाल केवल एक प्रांत नहीं था बल्कि 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे समृद्ध, उपजाऊ, व्यापारिक रूप से विकसित क्षेत्र था। इसलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर अपना नियंत्रण को मजबूत किया था। बंगाल आर्थिक समृद्धि से भरा हुआ था। बंगाल को उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत माना जाता था। यहाँ से सूती और मलमल के वस्त्र, रेशम, नील, नमक, चीनी, चावल ये सारे चीज़ें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। यूरोप में बंगाल के वस्त्रों की भारी मांग होती थी और फिर यही कारण था कि बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध बन गया था। दूसरा इसकी विशेषता है उपजाऊ भूमि। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की अत्यंत उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि उत्पादन बहुत ही अधिक होती थी और इससे अंग्रेज़ों को भूमि राजस्व का बड़ा स्रोत यहाँ पे मिला था। उन्हें लगा कि अगर उनका अधिकार बंगाल में अच्छे तरीके से हो जाता है तो फिर कर वसूलने में उन्हें आसानी होगी। व्यापारिक बंदरगाह। कलकत्ता एक प्रमुख बंदरगाह बन गया था। हुगली नदी के माध्यम से समुद्री व्यापार आसान हो गया और इससे अंग्रेज़ों को यूरोप और एशिया के साथ में व्यापार करने में सुविधा मिली। प्लासी और बक्सर की विजय। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल की राजनीतिक पर प्रभाव स्थापित होता है। बक्सर के युद्ध के बाद उनकी स्थिति और भी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत हो गई थी। दीवानी अधिकार। इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी और इससे कंपनी को नियमित और विशाल आय मिलने लगा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो फिर धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार का आधार बना। बंगाल से प्राप्त धन का उपयोग अंग्रेज़ों ने मराठों को यहाँ पे मराठों से युद्ध करने में, मैसूर के लोगों के साथ युद्ध किया और सिखों के साथ में युद्ध किया। यहाँ पे देखा जाए तो उनका ये विशाल मात्रा में जो मुनाफा होता था ये युद्ध में ही जाते थे और इसी आर्थिक शक्ति के आधार पर उन्होंने पूरे भारत में अपना साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित किया था। सिर्फ बंगाल ही ऐसा था जिनके मुनाफे से पूरा अंग्रेज यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ थी, अंग्रेज़ों के कंपनी में जितने भी लोग थे, उनकी जो सैनिक थी ये सभी खुश रहते थे। उनकी वेतन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्रशासनिक केंद्र। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता को कंपनी शासन का प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना और जिससे कि अधीन मद्रास और बम्बई भी आ गया था।
तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा बंगाल जो है अनेक दशाओं के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण बना। मुगल साम्राज्य का पतन होता है और इसी बीच अंग्रेजी शक्ति का विस्तार होता है। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि मुगल साम्राज्य, इतनी बड़ी मुगल साम्राज्य, आखिर में इसकी पतन कैसे होती है? इतने महान शासक बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, इन सारे लोगों के जैसे महा व्यक्ति जो यहाँ पे भारत में अपनी शक्ति को स्थापित किए थे, इतनी महान शक्तियों के आने के बाद इतना बड़ा मुगल साम्राज्य कैसे अपनी पतन की ओर बढ़ा? इसमें देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। उसके बाद पूरा मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगता है। औरंगजेब की कुछ नीतियाँ भी थी, जैसे कि उनकी नीतियों में देखा जाए तो लोगों के साथ में यहाँ पे उनके जो संबंध थे वो बेहतर नहीं थे। ये ज़्यादातर लोगों के साथ में यहाँ पे गलत व्यवहार करते थे। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मतभेद शुरू होने लगा था। औरंगजेब ने कई मंदिरों को यहाँ पे तोड़ा था और कर भी वसूलना शुरू कर दिया था। और इनकी कुछ रणनीति थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी। और धीरे धीरे औरंगजेब के बाद से ही जो है यहाँ पर मुगल साम्राज्य यहाँ पे कमज़ोर होने लगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए थे ये लगभग यहाँ पे कमज़ोर थे। उनमें शासक जैसी कोई भी गुण नहीं थे। अगर हम बात करें मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि यहाँ पे उनकी रंगीला की उपाधि दी गई है उनकी कुछ हरकतों के वजह से, उन्होंने राज दरबार में अपनी कुछ हरकतें बनाई थी। लड़कियों वाले कपड़े पहनकर नाचना, शराब पीना, अन्य यहाँ पे कुछ तरीके देखी गई थी। उनकी विलासितापूर्ण ज़िंदगी बहुत यहाँ पे थी, उन्हीं का उन्हें रंगीला कहा गया था। उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो मुअज्जम, जिन्हें बहादुर शाह प्रथम कहा गया था, अधेड़ उम्र के थे। 63 वर्ष में उन्हें जो है राजगद्दी पर बैठाया गया था। शुरू में भाइयों के बीच में लड़ाई हुआ, उसके बाद फिर वो बने, लेकिन उनमें भी कोई ऐसा गुण नहीं था। ज़्यादातर यहाँ पे सहयोग की नीति अपनाया था। उसके बाद फिर देखा जाए तो फ़र्रुखसियर आते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे शासक हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी शासक संबंधी गुण नहीं था। और यही गुण जो है दर्शाता है कि मुग़ल साम्राज्य अपनी पतन की ओर बढ़ने लगा। और अंत में बहादुर शाह जफ़र के द्वारा 1857 की क्रांति हुई और उसी बीच में पूरा मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। तो भारत में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता है और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है अंग्रेज। भारत में कई क्षेत्रीय राज्य उभरने लगा था। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, मैसूर, सिख, ये सारे जितने भी यहाँ पे प्रांत हैं ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे। अंग्रेज़ों की यहाँ पे चाल भी थी कुछ, ये चाहते ही थे कि भारत अलग अलग प्रांतों में बटे और कमज़ोर हो, और ये कमज़ोरी का फ़ायदा वो उठाए। और अंग्रेज़ों ने इसकी राजनीति विखंडना करना शुरू कर दिया था और इसका लाभ उन्होंने उठाया भी। कर्नाटक का युद्ध होता है 1746 से यहाँ पे 1763 तक। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में दक्षिण भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, और इस तीनों कर्नाटक युद्ध में परिणाम ये निकला कि फ्रांसीसी शक्ति कमज़ोर हो गई और अंग्रेज़ दक्षिण भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में बन गया। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। बंगाल के नवाब सिराजदौला और अंग्रेज़ों के बीच में ये संघर्ष हुआ और अंग्रेज़ों की किलेबंदी यहाँ पे की गई थी। व्यापारिक विशेष अधिकारों का दुरुपयोग हुआ। कुछ संयंत्र यहाँ पर देखने को मिला, जैसे कि जो सिराजदौला थी उनकी यहाँ पे खुद की जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने धोखा दे दिया। मीर जाफ़र और जगत सेठ, ये दोनों दरबारी लोग सिराजदौला के साथ विश्वासघात किए और अंग्रेज़ों का साथ दिया, और इसी विश्वासघात का परिणाम ये हुआ कि 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजदौला को पराजित कर दिया। भारत में अंग्रेज़ राजनीति का सत्ता की शुरुआत यहीं से होने लगी। मीर जाफ़र नवाब बना और अंग्रेज़ों का बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। फिर आता है यहाँ पे बक्सर का युद्ध 1764। मीर कासिम, सिराजदौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के साथ में अंग्रेज़ों की युद्ध होती है जिसमें अंग्रेज़ विजय घोषित होते हैं। अंग्रेज़ों की शक्ति पूरे उत्तर भारत में स्थापित हो गई। मुग़ल साम्राज्य और साथ में यहाँ पे देखा जाए तो
जो अंग्रेज़ थे इनके बीच में अब देखा जाएगा कितना बड़ा बदलाव होता है। मुग़ल साम्राज्य आ गया अब अंग्रेज़ों के ऊपर। अब अंग्रेज़ उन्हें वेतन दिया करेंगे। एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो अंग्रेज़ जो है इनका पूरा खर्चा उठाएंगे और पूरा उनका जो भी शक्ति है उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेंगे। मुग़ल साम्राज्य केवल यहाँ पे पेंशन भोगी मतलब बंधा हुआ रहेगा, पेंशन भोगी के रूप में। इलाहाबाद की संधि 1765। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है और इसका परिणाम ये होता है कि अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। यहीं से कंपनी व्यापारिक संस्था के शासक बनकर उभरते हैं। कंपनी धीरे धीरे विस्तार होने लगता है। अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों के कारण भारत के अनेक स्थानों पर अपना अधिकार जमाया था। उनकी कूटनीति चाल देखा जाए तो जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, ये 2 शासक ऐसे थे जिन्होंने सहायक संधि और हड़प नीति के द्वारा भारत के अनेक क्षेत्रों में अपना कंपनी का विस्तार किया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जैसे कि यहाँ पे जो भी शासक का अपना बेटा नहीं होता था तो उन्हें गोद लेने का जो प्रथा था उसे समाप्त करने के लिए को लेकर के ये था। युद्ध जो है वहाँ पे होने लगा मराठा, मैसूर और सिख के बीच में और इसकी कूटनीति भी यहाँ पे देखने को मिली थी अंग्रेज़ों की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1857 का विद्रोह। अंग्रेज़ों की रणनीति जो है ये यहाँ पर ऐसी हो गई थी कि पूरे किसान, साहूकार, पंडित और भी ऐसे लोग हैं, आम लोग, ये सारे लोगों के बीच में मतभेद शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों ने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। गरीब किसानों को खेती करने के लिए मजबूर किया, नील की खेती करने के लिए ज़्यादातर, और साथ में उनकी जो ज़रूरत की चीज़ होती थी जैसे कि अनाज, तो उनके इन खेतियों को यहाँ पे बंद कर दिया। जो लोग उनके फैसले को नहीं मानते थे तो उनको फिर खेतों से वंचित कर दिया जाता था। भारी मात्रा में कर वसूला जाता था। जितने भी कुटीर उद्योग थे या फिर जितने भी आपसी छोटे मोटे लोग जो है मिल कर के उद्योग खोले थे, उनके उद्योगों को नष्ट कर दिया और सभी को काम पे लगा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। उन्होंने लोगों का शोषण किया, अपने फैक्ट्रियों में लोगों को ज़बरदस्ती ले गए और वहाँ पे काम करवाया। भूखमरी की स्थिति में कभी इन्हें यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने साथ नहीं दिया था, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। और इन सारे असंतोष कारकों ने मिल करके एक बड़ा युद्ध 1857 का विद्रोह शुरू किया और ये युद्ध जो है यहीं से शुरुआत होता है अंग्रेज़ों का धीरे धीरे पतन होना। 1857 का जो विद्रोह है इसका कोई एक कारण नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1857 का जो विद्रोह है इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कहते हैं। कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके कुछ यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक बहुत ही विस्तृत है और इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा भी करेंगे। इसमें हम बस कुछ ऐसे पॉइंट को देखेंगे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक कारण में यहाँ पे हड़प नीति और लॉर्ड जो वेलेस्ली है उनकी सहायक नीति जो है ये यहाँ पे आती है और इसके वजह से लोगों का राजनीतिक अधिकार छीन लिया जाता है। नाना साहेब और साथ में रानी लक्ष्मीबाई, फिर से हजरत महल, इनके बेटे को नाना साहेब जो है उन्हें अपना जो भी क्षेत्र था उन क्षेत्रों से हटा दिया गया था। उन्हें अपने राजा का जो अधिकार था वो नहीं दिया गया। ऐसा माना गया था कि वे जो है दस्तक पुत्र है, तो उन्हें यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया और उसके वजह से उन्हें जो है गद्दी से उतार फेंका गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा। तो फिर वे गुस्सा हो गए थे। उसी बीच रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को भी राजा की उपाधि नहीं दी गई थी उत्तराधिकारी के रूप में। हजरत महल में भी इसी प्रकार देखा गया था। अलग अलग क्षेत्रों में हड़प नीति का विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और ये राजनीति में हस्तक्षेप हुआ अंग्रेज़ों का और इसी से सारे लोगों में मतभेद होना शुरू हो गया और उनके बीच में एक आग जलने लगी कि अंग्रेज़ों से लड़ना है, उन्हें हटाना है। दूसरा कारण था लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक नीति। लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक नीति है
ये धीरे धीरे भारत में उनकी संख्याओं को बढ़ाने का उद्देश्य था। वे चाहते थे कि ब्रिटिश लोगों को भारत में शामिल करें और उनके वेतन को भारतीय लोगों के पैसे से ही दिया जाए। फिर आता है आर्थिक कारण। जो 1857 का विद्रोह है, इसमें आर्थिक कारण ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, भारत के लोग, इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। भारी मात्रा में कर वसूला जाता था। साहूकारों की वस्तुओं को यहाँ पे, साथ में शिल्पकार जो है उनकी यहाँ पे पूरी कार्य प्रणाली को बाधित किया गया और भारी मात्रा में उनका शोषण किया गया था। और धीरे धीरे ये अंग्रेज़ों के मन में इनके प्रति जो है रूढ़ भावना बैठ गई थी। वे चाहते थे कि पूरा भारत जो है उनका शोषण किया जाए और भारी मात्रा में मुनाफा कमाया जाए। धीरे धीरे भारतीय लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति आशंका हुई कि वे चाहते हैं कि हमारा शोषण करे और हमारी पूरी जो यहाँ पे संपदा है उसे छीन कर ले जाए। उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष उत्पन्न होने लगा और 1857 का विद्रोह बनकर उभरा। फिर आता है सामाजिक कारक। अंग्रेज़ों का यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा देखा जाए तो वो था भारतीय लोगों के साथ में दुर्व्यवहार। वे भारत के लोगों को यहाँ पे हीन भावना से देखते थे और साथ में यहाँ पे भारतीय लोगों को बंटवाना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे लड़ाई करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा था भारतीय समाज में कि ईसाई धर्म को अपना लो। जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेते थे तो उन्हें ऊंचे पद पर नौकरी दिया करते थे। जो लोग नहीं अपनाते थे तो फिर उन्हें नौकरी नहीं दिया करते थे और उल्टा उनका यहाँ पे शोषण किया जाता था। सामाजिक गतिविधियों पर उन्होंने हस्तक्षेप किया, सती प्रथा का विरोध किया था और भी बहुत सारे यहाँ पे भारतीय जो भी सामाजिक रूढ़िवादी धारणा थे उन्हें सुधारने का प्रयास किया था। तो भारत के लोगों को लगा कि उनकी सामाजिक स्थिति पर अंग्रेज़ जो है अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और वे उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो उनकी ये सारी भावनाओं ने मिल करके एक बड़ा रुख लिया। धार्मिक कारण में देखा जाए तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण बना था। सैन्य कारण, जिसमें कारतूस वाली जो खबर है ये बहुत फैली थी। सैनिकों में ये माना गया था कि जो एनफील्ड राइफ़ल है इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया है जो गाय और सूअर की चर्बी से बनाई जाती थी। हिंदू धर्म के लिए गाय महत्वपूर्ण थी और मुसलमानों के लिए सूअर का यहाँ पे हत्या करना ही यहाँ पे वंचित था। तो इस प्रकार दोनों धर्मों में अपने धर्म का नष्ट होने का यहाँ पे भाव उत्पन्न हुआ और फिर ये भावना ने धीरे धीरे मंगल पांडे के द्वारा एक सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। मेरठ में 10 मई को शुरू होता है यहाँ पर विद्रोह और ये विद्रोह की चिंगारी फिर पूरे भारत में फैलने लगी थी। पूरे भारत में नहीं फैली थी, लगभग भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में फैली थी, क्योंकि पूरे भारत में फैलने के लिए लोगों को सहयोग चाहिए था। पर इस विद्रोह में देखा गया कि लोगों ने सहयोग ही नहीं किया था। जो दक्षिण भारत है उनमें से कोई भी लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। तो ये बहुत ही बड़ा युद्ध होता है 1857 का और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की यहाँ पे चाल जो है ये काम नहीं आ पाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत यहीं पे शुरुआत होता है। जैसे ही 1857 का विद्रोह समाप्त होता है उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित होता है और इस अधिनियम में ये साबित हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन नहीं करेगी। अब उनका यहाँ पे शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा। तो 1858 में इसी प्रकार होता है कि ब्रिटिश शासन जो है अब पूरे तरीके से यहाँ पे क्राउन के हाथों में हो जाएगा। गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब इसमें वायसराय शब्द को जोड़ा गया था और भारत में पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। धीरे धीरे 1861 भारत परिषद अधिनियम आया, फिर 1800 यहाँ पे 92 अधिनियम आया। ऐसे करते करते यहाँ पे 1909, 1919 और 1935 ये सारे यहाँ पे अधिनियम पारित हुए थे। इन अधिनियम को हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही पढ़ चुका है पॉलिटी में विस्तार से, तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और इसके बारे में देखा जाए तो फिर यहीं शुरुआत होती है स्वतंत्रता आंदोलन।
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में यहाँ पे देखा जाए तो हमारे भारत में अनेक आंदोलन हुए थे, जिसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 में और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया 3 बहुत ही बड़ा युद्ध, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये ऐसे 3 बड़े आंदोलन थे जिसमें देखा गया कि पूरा ब्रिटिश साम्राज्य को अलग अलग करने में यहाँ पे सहायता दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज़ों को यहाँ पे भारत को छोड़ने पे मजबूर कर दिया। आज़ाद हिंद फौज की तैयारी हुई थी और नौसैनिक विद्रोह भी हुए थे। तो इन सारे विद्रोह के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये केवल एक महत्वपूर्ण पॉइंट के भांति हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ों का यहाँ पे पतन होना शुरुआत हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था और यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेज़ों का पतन। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो गांधी जी ने पूरा राष्ट्रीय आंदोलन फैलाना यहाँ पे शुरू कर दिया था। उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू किया और सबसे बड़ा नेतृत्व का क्षमता उनमें देखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध और साथ में नौसैनिक विद्रोह हुए। ब्रिटेन की आर्थिक कमजोरी ने पूरे अंग्रेजी सत्ता को यहाँ पे प्रभावित किया और देखा गया कि किस प्रकार इन आंदोलन के बाद जो हमारा देश आज़ाद हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और यहीं से अंग्रेजी शक्ति जो 200 वर्ष तक हमारे भारत में शासन की थी, इनका यहाँ पे पतन होता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन की शुरुआत भी यहीं पे हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ गए तो गए लेकिन भारत को आखिर में बंटवा कर ही गए। आखिर में भारत और पाकिस्तान यहाँ पे बंट गया। ब्रिटिश शासन का अंत यहीं पे हो जाता है। तो इस प्रकार भारत में पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, इन 3 महान शक्तियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसियों के बारे में और डेनिस के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।